हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, तो ये कहानी है मयंक की। मयंक अपने घर पे ये बोल के जाता है कि माँ पापा मैं खेत पे जा रहा हूँ। खेत पे जाता है, आराम से वो खेत देख रहा होता है, तभी वहां पे हाथियों का एक झुंड आ जाता है और हाथियों के उस झुंड के टकराव में मयंक अपनी जान खो देता है। एक वो युवा जो भविष्य में अपने देश का, अपने परिवार का, खुद का नाम रोशन करना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था, वो अन्यथा ही वन्य जीव और मानव संघर्ष में अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहने का मतलब, भारत में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, और अगर आप देखें तो जो भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं वहां पे बहुधा देखने को मिल रही है, जहां पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। यानी कि वो क्षेत्र जहां पे मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष हो रहा है और मनुष्यों की भी वन्य जीवों की भी क्षति देखने को मिल रही है। ये घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी। इस बाबत बहुत से प्रदेशों ने काम किया। केरल की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, बहुत काम किया गया। लेकिन अभी जिस खबर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं वो गजमित्र से जुड़ी है, जहां पे असम सरकार ने 8 जिलों में 80 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गजमित्रों की, यानी कि 8 लोगों की रैपिड रिस्पांस टीम को स्थापित करने की बात की है। और वो अब इस बात पे काम करेंगे कि कैसे इस ह्यूमन जंबो, यानी कि मनुष्यों का एलिफेंट के साथ जो ये टकराव है, इसको रोका जा सके। बेसिकली उनको इसके लिए ट्रेन भी किया जाएगा और वो इन क्षेत्रों पे रहेंगे। बात करेंगे इसकी डिटेल में, बात करेंगे इसके हर पर्सपेक्टिव पे, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, इसके फ्यूचर में और बेटर होने की क्या संभावना है, यूपीएससी के लिए इसका क्या रिलेवेंस है, हर एंगल पे हम लोग बात करेंगे। पहले जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है कि गजमित्र योजना की शुरुआत असम सरकार ने की है। 8 अत्यधिक संवेदनशील जिलों में इसको लागू किया गया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 80 जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वहां पे ये रैपिड रिस्पांस टीम, यानी कि तीव्र प्रतिक्रिया दल जो है उसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें 8 स्थानीय सदस्य यानी गांव के जो लोग हैं उनको वहां पे रखा जाएगा, ताकि वो इस बात की निगरानी करें और इस बात को इंश्योर करें कि वहां पे मनुष्यों का हाथियों से किसी प्रकार का टकराव ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। मैं आगे बढ़ो से बताता चलूं कि आपके जिंदगी में यूपीएससी को लेके कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि स्टडी IQ इसीलिए बड़ा शानदार माना जाता है कि हमारे पास हर स्टूडेंट के लिए उसकी नीड के हिसाब से द बेस्ट क्यूरेटेड कोर्स है। अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में कोर्स अवेलेबल हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज पे। अच्छा, मैं डिस्काउंट की बात बार बार करता हूं इसलिए भी कि बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, सर 2000, 4000, 6000 हट जाए। आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बात की ध्यान रख लीजिए। आप 2026 की प्रिपरेशन 27 के लिए कर रहे हैं, 28-29 के लिए कर रहे हैं, तो हमारे प्रतिज्ञा बैच और लॉन्ग टर्म बैचेस हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक दी होगी, इसके द्वारा, हमारी ऐप या वेबसाइट के द्वारा। इनफैक्ट ऐप पे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच से जुड़ने की डिटेल्स नीचे है। हाँ, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा तो इस कोर्स से जुड़ा PDF जरूर पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बना है, जरूर देखिएगा उसे। ठीक है, चलिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नीचे जो डिटेल्स दी हुई इनको सर्च बॉक्स में डाल के भी आप मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं, बात कर ली जाएगी वहां पे। ठीक है, चलिए, क्यों हुआ ये कदम इसलिए उठाया गया कि असम में अगर 2000 से लेके 2023 तक की बात की जाए तो 1400 से ज्यादा व्यक्तियों ने, इंसानों ने अपनी जान गंवाई है और लगभग 1209 के आसपास हाथियों की मृत्यु हुई है। तो एक पक्ष का नुकसान नहीं है, अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो दोनों पक्षों का, ह्यूमन का भी है और जो वन्य जीव है उनका भी नुकसान है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान की जो रिपोर्ट थी उसमें इस बात को इंश्योर कर दिया गया कि देयर शुड बी अ रेड अलर्ट अबाउट दिस। लोगों को त्वरित रूप से काम करना पड़ेगा, अन्यथा चीजें बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी और ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। इस बात की लगातार यहां पे पुष्टि की गई थी। चलिए, बात करें अगर तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, कार्य क्षेत्र और व्यापकता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। जिन 8 जिलों की बात की गई वो कौन कौन से हैं? गोलपाड़ा, बक्सा, उदालपुरी, शोणितपुर, ठीक है, उदालगुड़ी, माफ करना, उदालगुड़ी, शोणितपुर, नागांव, गोलघाट, जोरहाट और
विश्वनाथ, इन 8 जिलों में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए थे, तो इन 8 जिलों को ही अभी टारगेट किया जा रहा है। अब 80 हॉटस्पॉट क्षेत्र, विभिन्न गांवों में 80 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को देखा गया है जहां सबसे ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं देखी गई इन 8 जिलों में। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक स्थान पे 8 सदस्यीय स्थानीय टीम, जो रैपिड रिस्पांस टीम है, जिनको गजमित्र कहा जा रहा है, उनको स्थापित किया जाएगा, जो निगरानी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि टकराव न हो। ठीक है। परिचालन रणनीति क्या है कि सक्रिय अवधि, धान की खेती के मौसम में 6 महीने जो पीक टाइम होता है, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट होता है, धान की फसल को खाने जब हाथी आ जाते हैं, क्योंकि उनको जब फसलें नहीं मिलती हैं या उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, इसको रोका जाए धान की खेती के समय। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि धान रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, और ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में क्या धान की फसल होती है? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए बात करें निगरानी प्रणाली क्या है कि हाथियों की आवाजाही की निरंतर निगरानी करेंगे ये लोग, इस पैटर्न को भी नोट करेंगे, और क्या है तत्काल प्रतिक्रिया, क्या संघर्ष की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करें। लेकिन पारिस्थितिकी सुधार के तहत क्या किया जाएगा? अच्छा, इसमें एक चीज और है जो बता देता हूं, दरअसल उनके भोजन की ऑल्टरनेट व्यवस्था भी की जाए। ठीक है, इस बात को इंश्योर किया जाए कि जिस कारण से वो यहां पे आ रहे हैं वो कारण वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाए, भोजन उनको वहीं पे दे दिया जाए, तो चीजें बेहतर हो जाए। वैकल्पिक भोजन स्रोत, बांस और नेपियर घास की खेती कराई जाए उनके अराउंड, ताकि वो खाएं, संतुष्ट हो, चले जाएं। और उनके हैबिटाट यानी उनके घर की बात भी की जाए, क्योंकि घर नहीं है, टूटा है, तो कहीं भी चले जाते हैं, उनके लिए स्थान होगा तो वो वहीं पे रहेंगे, है ना। क्या है आवास विकास, क्या हाथियों के लिए प्राकृतिक आवास का सुधार, जो अभी मैंने बताया। तो ये दोनों बहुत, जिसे कहते हैं ना कि क्लीन पर्सपेक्टिव के साथ सरकार सोच रही है, बेहतर तरीका है, इसी दिशा में सोचना चाहिए। ठीक है, बात करें इसके आगे की, तो समस्या का पैमाना और गंभीरता क्या है? राष्ट्रीय आंकड़े 2014 से 2022 तक की अगर बात कर ली जाए, ध्यान रखना मैंने 2000 से 2023 तक की बताई थी, ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है, जिसमें लगभग 4000 लोगों की ओवरऑल देखा जाए तो मृत्यु हुई है। ठीक है, अच्छा, और क्या है, असम में देखा जाए तो 561 लोगों की मृत्यु हुई है इस समय काल में। ठीक है, मैंने 2000 से लेकर 2023 तक की बात बताई थी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, और डेटा के पीछे मत भागो यार, जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे भागो। ठीक है, क्या है वार्षिक औसत, असम में प्रतिवर्ष 70 लोग और 80 हाथियों की मृत्यु हो रही है, जो चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है इस दिशा में। असम की विशेष स्थिति क्या है? 2000 से लेकर 2023 तक मैं ये डेटा बता चुका हूं। मुख्य कारण क्या है? आवास विखंडन और भोजन की खोज में उनका जो आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, वो जब विखंडित होगा, वो टूटेगा, तो वो फूड की खोज में तो आगे आएंगे ही। तो ये बात बड़ी ही चिंता की है, जिस पर सरकार ध्यान दे रही है। चलिए, यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या है? वन्य जीव संरक्षण और कानूनी ढांचा। तो पहले हम देख लेंगे पार्ट 4A, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज में हम देखते हैं अनुच्छेद 51A(G) को, पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य जो है उसमें दिया हुआ है। चलिए एक चीज और बता दीजिए, पार्ट 4 में यानी कि जो चौथा भाग है, उसमें DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हाथी एक संरक्षित प्रजाति है। 1972 के बाद न सिर्फ भारत में, संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की दिशा में बहुत काम किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया था, जो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, उस पर भी बड़ा बेहतर काम हुआ है। ठीक है, संघीय ढांचे में क्या, राज्य सूची, वन और वन्य जीव से जुड़ी जो बातें होती हैं राज्य और संवर्ती सूची में देखी जाती हैं, और दोनों तरीकों से काम हो रहा है। अभी जब मैं आपको भारत और भारत के विभिन्न प्रदेशों की बात बताऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, केंद्र राज्य सहयोग क्या, राष्ट्रीय नीतियों का स्थानीय क्रियान्वयन, there is a term called डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब आप पर्यावरण में सुधार ला रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे लाएं, तो हर प्रदेश अपने हिसाब से नीति बना सके और केंद्र की जो जिसे कहते हैं ना अम्ब्रेला पॉलिसी है वो लागू हो सके, वो इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात क्या, सामुदायिक भागीदारी के महत्व को की इंपॉर्टेंस बताई जाए, और यह भी बताया जाए कि जिस प्रकार से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए उपयोगी है, जरूरी है, उसी प्रकार से उसी मनुष्य के लिए वो वन्य जीव भी जरूरी है। कन्फ्लिक्ट किसी के लिए भी अच्छा नहीं। ठीक, सतत विकास लक्ष्य, अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जा रही है, मैं इस पे आऊंगा। इससे पहले एक और प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइए कि SDG से पहले एक और लक्ष्य थे, उनको भी, उनके आगे भी DG था लेकिन एक शब्द अलग था और उसमें कुछ और नंबर ऑफ गोल्स थे। मुझे बता सकते हैं वो कौन से थे? आ जाते हैं SDG पे। तो SDG 15 क्या कहता है? भूमि पर जीवन पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है? SDG 1 जो पहला है वो गरीबी मुक्त की बात करता है, देयर शुड बी नो पॉवर्टी।
वो क्या है, किसानों की आजीविका सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भाई अगर उनके खेत ही नष्ट हो जाएंगे तो पॉवर्टी तो आएगी ही ना, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। अगला क्या है, SDG 11 जो टिकाऊ शहर और समुदाय की बात करता है। एक ऐसे नगर के बारे में वो बात करता है, एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करता है जहां पे नागरिक जीवन और वहां का आसपास का समुदाय एक संतुलित साम्य की अवस्था में आगे चले। तो ये 3 SDGs इससे जुड़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन की, तो पहला प्रदेश जिसकी बात करेंगे वो है केरल, जहां पे प्रोजेक्ट एलिफेंट गार्ड चला था। बड़े मामले में इसमें सफलता भी प्राप्त हुई और वो जो कन्फ्लिक्ट था उस कन्फ्लिक्ट को रोकने में यहां पे ठीक ठाक स्तर पे कामयाबी मिली है। अगला है कर्नाटक, एलिफेंट टास्क फोर्स। आपने बहुत सारी कन्नड़ मूवी में देखा होगा कि किस प्रकार से हाथी दांत की तस्करी होती है और अन्य प्रकार की तस्करियां भी होती हैं। यहां पे उन तस्करियों पे बड़े स्तर पे लगाम लगी। मूवीज में जो दिखाया जाता था गलत नहीं दिखाया जाता था, ठीक है। बात करें उसके बाद की, तो तमिलनाडु में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई। इसको ही बेस लेके असम सरकार ने भी एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई है जिसको गजमित्र नाम दिया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण किसका है, निश्चित तौर पर श्रीलंका का होगा। हाथियों के मामले में श्रीलंका, कीनिया, थाईलैंड के नाम आते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन श्रीलंका में शुरू हुआ है। इसके अलावा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन केन्या में देखा गया। इनफैक्ट श्रीलंका में तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ और ये वैश्विक स्तर पर एक नींव रखता है इस बात की कि किस प्रकार से अन्य देश भी सुधार ला सकते हैं। बात करें थाईलैंड की, तो एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो थाईलैंड का बड़ा फेमस प्रोजेक्ट रहा, वो भी इस दिशा में एक शानदार प्रयास है, ठीक है। बात करें इसके बाद की, तो क्या है, भविष्य की संभावनाएं क्या है, तकनीकी उन्नयन क्या, कि यस AI और मशीन लर्निंग। AI हर जगह में आ रहा है। अगर हम बात करें तो AI, ड्रोन, इस प्रकार की चीजें न सिर्फ सरकार, सेना, बल्कि प्रदेश स्तर पे बहुत सारी सरकारें प्रयोग में ला रही हैं। AI का जमाना है ऐसा कहा जा रहा है, तो इनका प्रयोग किया जाए ताकि व्यवहार पैटर्न की भविष्यवाणी हो। किस समय में किस दिशा में हाथी ज्यादा जाते हैं, किस समय ज्यादा भूख लगती है या उनको किस चीज की चीजें ज्यादा पसंद है, वो पहुंचा दी जाए वहां तक। ड्रोन सर्विलेंस, ऊपर से देखा जाए कि कहां पे किस दिशा में हाथी जा रहे हैं, कोई त्वरित रूप से बता सके तो उनकी निगरानी हो सके। और मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, खेत में किसानों को बता दिया जाए कि हाथियों का एक झुंड आ रहा है, अगर बचा सको तो बचा लो, अदरवाइज क्या करो, साइड हो जाओ वहां से, एटलीस्ट बच तो जाओ, कन्फ्लिक्ट तो ना हो, ठीक है। तकनीकी नीतिगत विकास क्या है, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाना तो बनता है, बड़ी जरूरी है, बड़ा आवश्यक है इस प्रकार का प्लान जहां पे एक अम्ब्रेला स्कीम हो और सारे प्रदेश इसको लागू करें कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार का जो एक्शन प्लान है जहां पे कन्फ्लिक्ट को, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। लीगल रिफॉर्म, कानूनी सुधार लाया जाए निश्चित तौर पे। और क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, द्विपक्षीय सहयोग की बात। जैसे जब मैं नेशनल एक्शन प्लान की बात बता रहा था तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से बाघ अभयारण्य हैं, ठीक है, जहां पे इस प्रकार की चीजों को लागू किया गया कि देयर शुड बी, जैसे लिखा है ना कि राष्ट्रीय कार्य योजना, एक सेपरेट कॉरिडोर भी बनाया गया है जहां पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, या बेसिकली बाघ है तो बाघ और मनुष्यों के कॉन्फ्लिक्ट की संभावना 0 हो जाती है। ऐसा अन्य एनिमल्स के लिए किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अंततः निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि जो गजमित्र योजना है निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण पहल है। मानव हाथी संघर्ष के समाधान हेतु सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाती है और यह योजना न केवल तत्काल समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है बल्कि एक दीर्घकालिक पारिस्थितिकी संरक्षण और सामुदायिक विकास की योजना जो है वो भी पेश करती है। और देखिए, बात सीधी सी है कि समस्या गंभीर है और अगर भारत जैसे देश में जहां पे इतनी विविध प्रकार की हमको वन्य जीव प्रजातियां मिलती हैं, उनका संरक्षण भी हमारा उद्देश्य है। हमेशा से भारत ने इस बात पे फोकस किया है कि हमारे लिए जितने हम इंपॉर्टेंस है उतने ही पर्यावरण, और वैश्विक स्तर पे अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपको दोनों दिशा में बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। बताता चलूं, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 10 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो रहा है, मैं ही पढ़ाता हूं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट में जाके ऑप्शनल में गए, हिंदी में गए, हिंदी लिटरेचर को चुना, विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा। 10 अगस्त से ये बैच क्लोज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल विकास, इट्स विकास लाइव, आप सर्च बॉक्स में डाल के भी जुड़ सकते हैं। 3 प्रश्नों का आपसे प्रश्न उत्तर मांगा है, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।